हमारे साथ मेहमान लगातार मौजूद है। मेजर मोहन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढ़ी साहब हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं, कैप्टन आई सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये तस्वीरें साथ में हम दिखाते आपको चलेंगे क्योंकि लाल किले से प्रधानमंत्री इस वक्त रवाना हो रहे हैं। रिटायर्ड एडमिरल गिरीश गर्ग हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं, साथ ही विंग कमांडर आलोक सहाय साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कैप्टन श्याम कुमार सर भी हमारे साथ हैं, कर्नल हिमांशी सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। सभी मेहमानों के साथ हम चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन एक बात बहुत तय है, किसी भी तरीके की ब्लैकमेलिंग या किसी भी तरीके का दबाव भारत अब सहेगा नहीं, और यह है भारत की असली ताकत। सभी मेहमानों से चर्चा करने से पहले हमारी पॉलिटिकल एडिटर आदिति नागर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आदिति, प्रधानमंत्री ने अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए पिछले साल 96 मिनट का भाषण दिया, आज वो और लंबा 105-106 मिनट तक का भाषण गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, न सिर्फ मजबूत भारत की बात की, 2047 के विजन की बात की, दुश्मन देश को जवाब देने की बात की, लेकिन कैसे जो पॉलिसी पैरालिसिस इस देश में पहले देखने को मिला, जिसकी वजह से देश आगे नहीं बढ़ पाया, ऐसा सब कुछ प्रधानमंत्री के संबोधन में शामिल रहा। क्रक्स बाय क्रक्स अगर हम आगे चले, पॉइंट वाइज पॉइंट, प्रधानमंत्री का यह संबोधन देश के लिए कैसे महत्वपूर्ण साबित होगा? पूर्णिमा, 12वीं बार प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करा। लगभग 9 बार प्रत्यक्ष रूप से मैं खुद लाल किले में मौजूद रही। पिछली बार भी मैंने लाल किले में मौजूद रह के वो पूरा भाषण सुना था, और हर बार के भाषण से क्यों वो 11 भाषण और एक आज का भाषण अलग है। हम अक्सर ये देखा कि उन्होंने लाल किले से पुराने जो 70 सालों का जिक्र करते वो आए, उन्होंने बताया कि ये 11 साल कैसे अलग थे, हमेशा बताते आए। उन्होंने हर बार ये बताया कि कैसे स्वच्छता अभियान से लेकर यहां तक का सफर तय किया है, कैसे महिलाओं को मजबूत किया, और हर बार ये बताया कि मेरा आगे का टारगेट क्या होगा। लेकिन इस बार का भाषण उन 11 बार के भाषण से अलग था, क्योंकि इस बार के भाषण में भी हमने पुराने 11 साल का भी जिक्र किया, पुराने 70 साल का भी जिक्र किया, लेकिन इस बार के भाषण में हमने खास तौर पे इस 1 साल का जिक्र ऑपरेशन सिंदूर से शुरू करते हुए अब तक के सफर का जिक्र किया, बताया कि सरकार ने क्या क्या किया और सरकार का आगे का विजन क्या है। नई योजनाओं की घोषणा की, दिवाली बोनांजा की बात करी, और एक नया तारीख भी दी। जब 2047 का जिक्र किया तो 2035 का भी जिक्र किया। लेकिन एक और बात खास थी, उन्होंने अपनी कमियां भी बताई, कमियां जो पूरे भारत देश की है और कमियां जो प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे बताइए। नौजवानों से कहा कि अगर मैन्युफैक्चरिंग में आपको कोई बदलाव करना है, लीगल या फिर एक उस तरीके से, तो मुझे बताइए। लेकिन उन्होंने ये बताया कि हम कहां कहां कम है और हमें कहां कहां बेहतर होना है, और वजह यह है कि हमें किसी की, और यहां पर विपक्ष का मतलब नहीं था, हमें वैश्विक रूप से किसी की लाइन छोटी नहीं करनी, हमें अपनी लाइन बड़ी करनी है, और इसीलिए मजबूरी नहीं, मजबूती के लिए आत्मनिर्भर होना है। आज का ये भाषण हॉलिस्टिक भाषण था। इस भाषण में उन्होंने हमने अब तक क्या क्या किया, देश कितना मजबूत है, देश झुकेगा नहीं, हम झुकेंगे नहीं, लेकिन जो आज की डिमांड है जिसमें उन्होंने रेयर अर्थ, क्रिटिकल मिनरल्स का जिक्र करते हुए हम कहां कहां संपन्न हैं, हमें कहां कहां और संपन्न होने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं आपको अपील नजर आएगी। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ वैश्विक या नक्सल या क्या कुछ आगे करना है या अभी तक हुआ है, उसके साथ साथ उन्होंने ओबीस इंडिया की भी बात की कि हमें हेल्थ के लिए भी कैसे लड़ना है। बेहद हॉलिस्टिक अप्रोच थी, और किस तरीके से 140 करोड़ लोगों के साथ जो आंख में आंख डाल के ये इंटरेक्शन था। अक्सर हम प्रधानमंत्री के लिए जिक्र करते हैं कि वो कैसे संबोधित करते हैं, अपनी बात रखते हैं, डायरेक्ट लोगों से बात करते हैं। आज का भाषण भी सीधा घर घर के हर एक व्यक्ति से बात थी, और आपने देखा होगा किसानों को बार बार संबोधित किया। ऐसा नहीं था कि आज से पहले 11 भाषणों में उन्होंने किसानों को संबोधित नहीं किया हो, लेकिन आज के भाषण में या पिछले 10 दिन के, 15 दिन के, 25 दिन की स्पीच में उन्होंने किसानों को, खास तौर पे जो डेयरी जो चलाते हैं उन वर्गों को किस तरीके से कहा है कि मैं खड़ा हूं, चाहे उसके लिए मुझे व्यक्तिगत नुकसान उठाना पड़ेगा। आज में अक्सर आपने देखा कि वो विपक्ष को जाहिर तौर पे टारगेट भी होता है, लेकिन आज उन्होंने ये अपील की कि हमें लोकतंत्र
उसके लिए जो आगे लड़ाई लड़नी है वो जरूरी नहीं है कि हम अपने स्वार्थ के लिए लड़ें, क्योंकि और आज की स्पीच में अगर हम बिंदुवार, क्योंकि आपने कहा क्रक्स वाइज बात करें, तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि मजबूरी नहीं, मजबूती के लिए हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। जाहिर तौर पे उन्होंने 1 लाख करोड़ का युवा सशक्तिकरण पैकेज की बात करी है, आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया है, बार बार जोर दिया है, और उसके लिए उन्होंने मिडिल क्लास को अप्रोच किया है, महिलाओं को अप्रोच किया है, खिलौने का जिक्र किया था उन्होंने, कि मैंने मन की बात में सिर्फ इतना सा कहा था कि अब ये भी दिन देखने पड़ेंगे कि खिलौने भी इंपोर्ट किए जाएंगे। आदिति में जरा और उस बात को इतना अपील किया, और महिलाओं को जरा लौट रही हूं, क्योंकि इस वक्त देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं, जहां पर उन बच्चों के बीच में हैं जो बच्चे शामिल होने के लिए स्वतंत्रता दिवस समारोह में पहुंचे, और इन सभी से मुलाकात इस वक्त प्रधानमंत्री कर रहे हैं। जिस अपील का जिक्र अभी अभी अदिति कर रही थी, और आप सोचिए कि युवा वर्ग हमारे देश में कितना ज्यादा बड़ा है, जब प्रधानमंत्री जन भागीदारी की बात करते हैं, यानी कि जब देश को आगे बढ़ाना है, जब देश को मजबूत करना है, तो वो सिर्फ सरकारों का काम नहीं है, लेकिन उसमें जन भागीदारी कितनी मजबूत होती है। जन भागीदारी में ये वो युवा कितनी मजबूती के साथ देश के साथ आने वाले समय में खड़े होंगे, जो इस बदलते हुए भारत के साक्षी बने हुए हैं। इसके साथ ही जो एनसीसी कैडेट्स हैं और साथ ही माय भारत स्वयंसेवक हैं, उनसे प्रधानमंत्री मोदी साथ ही आपको मिलते हुए देखिए नजर आ रहे हैं, और क्रेज देखिए किस तरीके का है। प्रधानमंत्री मोदी को अपने बीच पाकर हर कोई प्रफुल्लित होता है, और प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने के लिए कितने ज्यादा उत्सुक ये लोग इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। पीछे की तरफ देखिए, और अब किसी तरीके से प्रधानमंत्री, ये देखिए फोटो लेते हुए कि एक प्रधानमंत्री की तस्वीर साथ में आ जाए, सबसे मुलाकात प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और ऐसे में जो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी है ऑन अ लाइटर नोट एकदम अलर्ट मोड पर हो जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री अक्सर इस प्रोटोकॉल को पार करते हुए मुलाकातें करते हैं, बातचीत करते हैं, और ये तमाम सिलसिला चल रहा है स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में। लाल किले की प्राचीर से उनके संबोधन के खत्म होने के बाद एनसीसी कैडेट्स यहां पर मौजूद है, और जो माय भारत स्वयंसेवक हैं उनसे प्रधानमंत्री मोदी मिलते हुए नजर आएंगे। बोलिए सर। मैं रोकना चाहूंगा, मैं ये हमारे देश के प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को, यही चीजें तो उनको हर प्रधानमंत्री से अलग करती है कि वो कभी भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं जहां पब्लिक जो अगर वहां दर्शक जो आए हैं उनके साथ वो संवाद ना करे, उनसे मिले ना। इसीलिए कि नरेंद्र कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हटके हैं, तो वो कभी इस चीज को भूलते नहीं है कि हम बिगर मिले किसी से निकल जाएं। वहां छात्र बैठे हैं, छात्रों से भी संपर्क कर रहे, हम जन लोग बैठे उनसे भी मिल रहे, तो यही इनके अंदर बहुत बड़ी खासियत है। इस चीज का वहां जो आए हुए दर्शक इंतजार भी करते हैं, उन्हें मालूम है कि प्रधानमंत्री इस जब अपना वक्तव्य खत्म करेंगे तो जरूर आम लोगों से मिलेंगे, तो लोग बड़ा बेसब्री से इस बात का इंतजार करते हैं, और वो इसकी कभी कभी नहीं आने देते। यही एक नरेंद्र मोदी जी के अंदर खासियत है। बिल्कुल, ये लाइव तस्वीरें लगातार हम दिखाते रहेंगे। मोहन कुमार सर, आपसे जल्दी से शुरू करती हूं। सिंधु का पानी भूल जाए पाकिस्तान, इस बात को न सिर्फ दोहराया बल्कि पूरे कन्विक्शन के साथ जनता के बीच में रखा कि राष्ट्र हित से ऊपर कुछ हो नहीं सकता है, और ये बात हर कोई समझ ले। और ये बदलता हुआ भारत इसीलिए नजर आता है क्योंकि इस भारत पर किसी का कोई दबाव नहीं, ना उसका कोई असर। देखिए पूर्णिमा जी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है वो एकदम क्लियर है। वो एक भारत को एक डिफरेंट ही उसके ऊपर पेडेस्टल के ऊपर ले जाने के लिए तैयार हैं, एक नई फ्लाइट के लिए तैयार हैं, नया स्पेस एयरक्राफ्ट तैयार कर लिया है उन्होंने, जो कि जो हिंदुस्तान को आज़ादी की तरफ ले जाने के लिए अग्रसर हो रहा है। वो सिर्फ ये बात नहीं करते हैं कि हमको जो है एक मिसाइल सिस्टम चाहिए या कोई और नया सिस्टम चाहिए। उन्होंने भारत के लिए 2035 तक वो चाहते हैं कि हमारा जितने भी सेंसिटिव एस्टेब्लिशमेंट हैं, इंक्लूडिंग सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट, वो सब हमारे जो है दुश्मन की नज़र से दूर कर दिए जाएंगे, उनको महफूज कर दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा विजन है। दूसरी बात जो मुझे लगता है, जो उन्होंने पहला सेंटेंस जो अपने जिससे आज भाषण शुरू किया वो इतना इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको रिमाइंड करता हूँ, पहले सेंटेंस में वो बात करते हैं अपने 145 करोड़ हिंदुस्तानी, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की। ये एक बहुत बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री आज हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को साथ लेकर चलना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि देश जब विकसित होगा वो कुछ लोगों के लिए विकसित होगा। वो प्रधानमंत्री ऐसा नहीं चाहते हैं कि देश जब विकसित होगा तो उसका बेनिफिट, उसके फ़ायदे हर आदमी को मिलेंगे। दूसरी बात, जब हम लड़ाई लड़ते हैं,
आज की लड़ाई सिर्फ फौज नहीं लड़ती है पूर्णिमा जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सटल मैनर में, बहुत ही सटल मैनर में मोदी जी ने कन्वे किया है कि आज की जो नेक्स्ट जो हमारी लड़ाई होगी वो सिर्फ फौज नहीं लड़ेगी, वो पूरा हिंदुस्तान लड़ेगा। और दुश्मन को भी ये संदेश दे दिया है कि पूरा एक, अगर नेक्स्ट लड़ाई आप लड़ेंगे तो सिर्फ हमारी आर्मी ही नहीं, हमारा पूरा जन भागीदारी का उन्होंने जिक्र किया, एकता का जो संदेश उन्होंने दिया कि भाई सबको साथ मिलकर रहना है, सबको एक साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। कैप्टन श्याम सर, सुरक्षा कवच, इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, और इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि सामने बैठा आदमी अपनी कमियों को किनारे रखते हुए सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भपकी दे रहा है। पड़ोसी बदल नहीं सकते, लेकिन पड़ोसी को टैकल कैसे करना है यह भारत सीख चुका है। बहुत ऊर्जावान बातें हमने सुनी आज प्रधानमंत्री से। वो कहते हैं कि दूसरों की लकीरों को छोटे करने में अपना समय बर्बाद मत करो, दूसरों की लकीरों को छोटे करने में अपना समय बर्बाद न करो, अपनी लकीर को लंबा करने में पूरी ऊर्जा दो, हमारे साथ आओ, हम अपने देश को 47 में ले जाना चाहते हैं। और उसी दौरान उन्होंने सुदर्शन चक्र की बात की और उन्होंने महाभारत की बात करते हुए सही बताया कि हमारा जो सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसने आज 325 किलोमीटर दूर जाकर उनका आवाक्स तोड़ा था, जो उनके स्वीडन का बना हुआ आवाक्स, हमने विश्व की सबसे लंबी सरफेस टू एयर मिसाइल फायरिंग की, जिसका मेंशन हमारे एयर चीफ ने बेंगलोर में किया। तो उसी सुदर्शन चक्र को वो आगे ले जाना चाहते हैं। आज हमने S-400, फिर S-500 और भारत में विकसित ऐसा कवच जो हमें पूर्ण सुरक्षा दे, बैलिस्टिक मिसाइल से, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट, और पूरा हमारे सामरिक और सिविल दोनों की चर्चा की उन्होंने कहा हमारे सामरिक और सिविल जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर और वीआईपी जो हमारे वीएस एंड वीएपीज हैं, जो इंस्टॉलेशंस हैं, उनको पूर्ण रूप से सुरक्षा मिले, तब भारत एक डेटरेंस, क्रेडिबल डेटरेंस इस क्षेत्र में रीजनल स्टेबिलिटी के लिए और एक तरह से विश्व गुरु या ग्लोबल साउथ में हमारी पकड़ को और मजबूत करेगा। हम अपने पायदान पे बढ़ते रहेंगे। ये सारी बातें उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में टारगेट्स रखते हुए दी है आज, और बहुत क्लैरिटी के साथ जनता के बीच खुलकर मन की बात जो प्रधानमंत्री हमेशा करते हैं, आज वैसा ही अंदाज उनका एक बार फिर से लाल किले से नजर आया इस खास मौके पर। हमारे साथ आकाश जिंदल जी भी है, इकोनॉमिस्ट हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने देश की आर्थिक प्रगति की भी बात की है और इसीलिए उनका टेक भी इंपॉर्टेंट है। आकाश जिंदल साहब, प्रधानमंत्री मोदी ने कई संकेत दिए, दीपावली पर तोहफा देने की बात की, जीएसटी पर रिफॉर्म लेकर आए, जनता का टैक्स उससे घटेगा, ये तमाम बातें प्रधानमंत्री ने कही। और एक और बात, क्योंकि भारत की मजबूती और भारत का कॉन्फिडेंस आज देखने लायक है, क्योंकि चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है हम। लोग कहते रहे कि अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर डूब जाए भारत, लेकिन हकीकत आंकड़ों से रिफ्लेक्ट होती है, बयानों से नहीं। जिंदल साहब। बिल्कुल सही। मैं तो ये कहूंगा प्रधानमंत्री साहब को आज मैं सैल्यूट करूंगा कि सबसे पहली बात तो मैं शुरुआत करूंगा जीएसटी से। जीएसटी का ये रिफॉर्म प्रधानमंत्री साहब की गाइडेंस में उन्हीं की सरकार में आया था, और मैं लगातार अपने शोध में पिछले 1 साल से इस चैनल पे और तमाम चैनल पे बताता आया हूं कि जीएसटी कितना कामयाब टैक्स है। पहले दर्शकों को थोड़ा बैकड्रॉप बता दूं, जीएसटी इतना कामयाब टैक्स है कि अप्रैल 2025 में हमने एक नया रिकॉर्ड बनाया है 2.36 लाख करोड़ का। मई में दोबारा अगेन रिकॉर्ड बनाया 2.01 लाख करोड़ का। तो जीएसटी से वो धन सरकार के पास आया है जिससे तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, रेलवेज, फ्लाईओवर, स्पोर्ट्स बन रहे हैं, और पब्लिक के लिए वेलफेयर के काम, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बन रहे हैं। और अब बिल्कुल सही है, जब जीएसटी इतना कामयाब हो गया है तो मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री साहब और जो टीम है बहुत अच्छा डिसीजन है। जो दिवाली पे जीएसटी कई चीजों में शायद कम होगा या क्या, अभी तो देखिए संभावनाएं हैं, बट जो प्रधानमंत्री साहब की बातों से लगा है कि कई चीजों में शायद उसकी रिडक्शन हो जाए, तो मेरे हिसाब से जनता को लाभ भी दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना इंक्लूसिव ग्रोथ, आम आदमी की सरकार, कि आम आदमी को जो है साथ लेके चलना, आम आदमी की तरक्की के लिए काम करना, आम आदमी का जीवन बेहतर बनाने के लिए काम करना, और सरकार अगर किसी चीज में कामयाब हो जाती है तो उसका फायदा हर आम व्यक्ति तक पहुंचाना, ये मुझे नरेंद्र मोदी साहब की सरकार की जो है मंशा लगती है। देखिए इतनी कामयाबी मिली जीएसटी को, हालांकि आपको तो याद होगा, आप खुद एक
वेटरन एंकर हैं, जब जीएसटी लॉन्च किया गया था कितनी स्केप्टिसिज्म थी। आज भी याद है मुझे 1 जुलाई 2017 कितनी स्केप्टिसिज्म थी कि जीएसटी लॉन्च सक्सेसफुल हो पाएगा, नहीं सक्सेसफुल हो पाएगा। उसके बाद 2-3 महीने तक मेरे शोज चलते रहेंगे कि जी इसमें तो जो है सॉफ्टवेयर अभी सही नहीं है, इसमें ये हिकअप्स आ रही है, ये हिकअप्स आ रही है। फिर उसके बाद हमने जीएसटी का बम्पर कलेक्शन देखा जिंदल साहब जी, उसी जीएसटी का हमने एक सुपर बम्पर कलेक्शन देखा। और बात सिर्फ आकाशंदर या आकाशंदर.in नहीं, ग्लोबल एजेंसीज कह रही हैं, ग्लोबल एजेंसीज कह रही हैं कि हिंदुस्तान का जीएसटी एक बहुत ही कामयाबी का एक लैंडमार्क कामयाबी दी है। जब हिंदुस्तान को ये देखा जाता है कि 2020 और 25 के बीच में जब सारी दुनिया ग्लोबल स्लोडाउन का शिकार थी तो हिंदुस्तान कैसे कामयाब होता रहा, तो उसमें जीएसटी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म और एक बहुत बड़ा रीजन दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री साहब और उनकी टीम में कन्विक्शन थी, उस कन्विक्शन के जरिए हालांकि शुरू में बहुत उंगलियां खड़ी की गई, बहुत से डाउट्स रेज किए गए, बहुत से अलग अलग तरह के जो सवाल खड़े किए गए, स्केप्टिसिज्म भी थी, लेकिन कामयाब बनाया। और कामयाब होते ही जनता को उसका फायदा पहुंचाने का एक बहुत ही अनूठा जो है बढ़िया तरीका है कि जनता की मदद से एक चीज में कामयाबी पाई गई और जनता को इसका फायदा दिया जाता है। तो यही है इंक्लूसिव ग्रोथ। जहां तक 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, बिल्कुल प्रधानमंत्री साहब और उनकी टीम के मार्गदर्शन में हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने हैं। और जैसे जर्मनी की हालात है 2023 और 2024 में जो 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी है, तो बहुत जल्द हम 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। और आज की तारीख में एक चीज और बता दूं, यूएस के टैरिफ से हिंदुस्तान को किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ा है। ये देख के दुनिया भी स्तब्ध हो रही है क्योंकि हिंदुस्तान अपनी ग्रोथ की रफ्तार चलता जा रहा है। अभी भी देखिए हमारी बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आते हुए स्टेटमेंट क्योंकि रुकते नहीं है। अलास्का से भी देखिए क्या निकला, उससे पहले भी अमेरिका के वित्त मंत्री की तरफ से जो स्टेटमेंट आया। बहरहाल इन सबसे इतर मैंने इसीलिए कहा कि ये वो भारत है जो भारत झुकता नहीं है, जो किसी के दबाव में काम नहीं करता। भारत की डिप्लोमेसी, भारत की फॉरेन पॉलिसी भारत को वो मजबूती देती है। जहां पर टेबल लगी हो तो भारत कुर्सी नहीं मांगता, भारत अपनी टेबल को खुद सेट करता है, अपनी शर्तों को खुद तय करता है। जय सोडी साहब, ठीक कह रही हूं मैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कह दिया, परिश्रम में जो तपा है उसने ही इतिहास रचा है। और कैसे कृष्ण काल से लेकर अभी तक युद्ध का स्वरूप बदला, उस स्वरूप के बदलने के बाद भारत ने अपने तरीके को बदला, सुदर्शन का जिक्र किया। और वो तो सर हम S-400 अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा, और आने वाले वक्त में कैसे हम उसको एनहांस करेंगे, डेवलप करेंगे, भारत के कोने कोने को मजबूती देंगे दुश्मन से। यह भी एक विजन बहुत इंपॉर्टेंट 2035 तक प्रधानमंत्री ने सामने रखा। जय हिंद पूर्णिमा जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं, विख्यात को पैलेस के साथ हूं। सबसे पहले आपको, टीम भारत 24 को, सारे को पैलेस को, सारे दर्शकों को भारत के आजादी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ये पावन पर्व हर भारतीय नागरिक के लिए गौरव का दिवस है। पूर्णिमा जी, 6 मार्च 1947 को ब्रिटेन के बड़े पॉलिटिशियन विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि भारत के नेता भारत को ले डूबेंगे। हमने पिछले 7 दशकों में उनको पूरा झूठा ठहराया। हमने दिखाया हमारे नेता 1947 से लेकर आज तक किस तरह भारत को इतना शक्तिशाली देश बना चुके हैं। 1940-50 के दशक में कहा जाता था, ये अंग्रेज हम पे हंसते थे और कहते थे भारत तो सिर्फ सपेरों का देश है। आज भारत की अर्थव्यवस्था अधिकतम पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था से मीलों आगे है। जो आज प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक एक बात के साथ मैं पूरी तरह सहमत हूं। भारत आज जिस विश्व पटल पे खड़ा है, पूरी दुनिया भारत को इज्जत से देख रही है, भारत को बहुत रिस्पेक्ट से देख रही है, क्योंकि भारत ने वो कर दिखाया जो शायद दुनिया में किसी को उम्मीद नहीं थी। और इसका श्रेय भारत के सारे 140 करोड़ नागरिकों को जाता है, जिन्होंने अपनी अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी में मेहनत की और भारत को इतने ऊंचे दर्जे पे आज लाके पहुंचाया है। प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि मिशन सुदर्शन चक्र, ये बहुत अहम बात है। बल्कि मैं पूरी स्पीच में हर बात अच्छी थी, लेकिन अगर एक बात को मैं बेस्ट करना चाहूं तो वो ये थी, क्योंकि इस मिशन सुदर्शन चक्र का मायना बहुत है पूर्णिमा जी। अभी 4 अगस्त को जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय थल सेना के अध्यक्ष, उन्होंने कहा भारत पे अगला युद्ध बहुत जल्द होने वाला है। पिछले महीने 9 जुलाई को CDS जनरल अनिल चौहान ने कहा
जिस तरह से पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश की सैनिक नजदीकियां बढ़ रही हैं, ये भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा हो सकती हैं। तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो लाल किले से पूरी अपनी स्पीच दी, उसमें बिल्कुल क्लियर था कि भारत आने वाले समय में पूरी तरह आर्थिक और सैनिक तरीके से तैयार रहेगा किसी भी चुनौती के लिए। सर, गिरीश गर्ग साहब, जल्दी से आपके पास समय आना चाहूंगी, फिर उसके बाद मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हुए फिर आगे चर्चा को मैं जरूर कंटिन्यू करूंगी। गिरीश गर्ग साहब, अगर आपको दो प्रमुख बातें प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण से जो देश की मजबूती को दिखाती हैं बहुत साफ तौर पर, खास तौर से डिफेंस सेक्टर में, वो कौन सी रही? आने वाले वक्त में भारत किस तरीके के बदलाव लाना चाहेगा नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए और आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देते हुए? मेरे हिसाब से दो मुख्य बातें जो प्रधानमंत्री साहब ने आज बोली, एक सुदर्शन चक्र का जिक्र किया। मेरे हिसाब से आज की परिस्थिति में ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आपने देखा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कुछ समय पहले मुकेश अंबानी जी की फ़ोटो दिखाई अमेरिका में, और उसका इशारा था कि अगले वॉर में वो जो हमारी रिफाइनरी है जामनगर में, उसको टारगेट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मंशा हमारे जो वीएज और वीपीज़ हैं, जो हमारे आर्थिक इंस्टॉलेशंस हैं, उनको नुकसान पहुंचाने की है। उसको मद्देनज़र रखते हुए ये जो सुरक्षा चक्र का जो जिक्र प्रधानमंत्री साहब ने किया, ये बहुत ज़रूरी है और मैं इसका बहुत स्वागत करता हूँ। और एक फ़ौजी होने के नाते मुझे बहुत खुशी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने इतना बड़ा निर्णय देश की सुरक्षा के हित में लिया है। दूसरा जो मुख्य विषय जो उन्होंने बोला, उन्होंने कई बार जिक्र किया आत्मनिर्भर भारत का। मैं थोड़ा सा समय गिरीश साहब लेना चाहूंगी क्योंकि आप इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, मैं चाहूँ आपको बीच में ना रोकूं।